एपिसोड की शुरुआत में हम ड्रामा की मेन लीड बोक्सो को देखते हैं, जो कि फटाफट अपनी स्कूटी से एक वेडिंग सेरेमनी में पहुंचता है। दूसरी ओर हम अपनी मेन लीड एक्ट्रेस सन को देखते हैं और वो भी एक वेडिंग में बिना इनविटेशन के घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वेडिंग होस्ट उसे अंदर नहीं आने देता। और यहाँ हमें पता चलता है कि सन एक काउंसलर टीचर है और वो परमानेंट होने की कोशिश कर रही है। सीन अब दूसरी वेडिंग पर शिफ्ट होता है, जिसके अंदर बोक्सो आया हुआ था। जैसे ही ग्रूम और ब्राइड दोनों ओथ लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बोक्सो ही रोक देता है और ब्राइड के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि सॉरी, मैं लेट हो गया। फिर वो उसे यहाँ से लेकर जाने लगता है और सभी लोग खड़े हुए नज़ारा देख रहे थे। तभी ग्रूम ब्राइड को रोकने की कोशिश करता है, जिसका नाम चायोंग था, लेकिन चायोंग उसे इग्नोर करके बोक्सो के साथ जाने लगती है। लेकिन उसी समय कई सारे बॉडीगार्ड्स आकर बोक्सो को रोक लेते हैं और इससे पहले ग्रूम इनके पास आता एक वेटर गे बनने का ड्रामा करने लगता है, जो कि भागते हुए ग्रूम को चिपक जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, वो वेटर तो बोक्सो की हेल्प करने के लिए ग्रूम को पकड़कर उसे किस भी कर देता है, जिन्हें इस तरह देखकर सभी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शायद ग्रूम का उस वेटर के साथ अफेयर चल रहा है, जिसका बोक्सो फायदा उठाकर चायोंग को यहाँ से भगाकर ले जाता है। अब ये दोनों जब भाग रहे होते हैं तो रास्ते में सन भी इनके पास से गुजरती है, जिसे देखते ही बोक्सो रुक जाता है। उसे देखते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसे अपने स्कूल टाइम के फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं, मानो कि वो उसे पहले से ही जानता हो। पर चायोंग उसे होश में लाती है और कहती है कि जल्दी करो वरना हम पकड़े जाएंगे। फिर ये दोनों एक वैन में आ जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बोक्सो अपने दो फ्रेंड्स ली और मिंची के साथ मिलकर ये काम करता है और ये उन लोगों का मैरिज ब्रेकअप करवाते हैं जिनकी शादी उनकी मर्जी के अगेंस्ट हो रही हो, जिस काम के लिए लोग लोगों से अच्छे पैसे भी लेते हैं। खैर आगे ये दोनों उस ब्राइड को एक जगह पर छोड़ देते हैं और कुछ दूर चलने पर इन्हें ली भी मिल जाता है, जो कि उस शादी में वेटर का रोल कर रहा था। ये तीनों बातें करते हुए काफी मजे में जा रहे होते हैं। तभी इनकी वैन के आगे कई सारे स्कूल स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स को देखकर उसे फिर से अपनी स्कूल लाइफ याद आ जाती है और उसके पास के फ्लैशेस आने लगते हैं। यहाँ से अब स्टोरी पास में जाती है, जहाँ पर हम 2009 में सियोलसोंग हाई स्कूल का सीन देखते हैं, जिसमें बोक्सो अपने फ्रेंड ली के साथ स्कूल बंक करने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका टीचर इन्हें पकड़ लेता है और इन्हें बैठकर चलने की सजा देता है, जिस कारण से इनकी पैंट फट जाती है। इसी बीच मिंजी विंडो से चिल्लाते हुए बोक्सो को आई लव यू बोलती है, तो बोक्सो भी रिप्लाई में आई लव यू टू सिस्टर कह देता है। ये सुनते ही इनका टीचर इनकी पनिशमेंट को इंक्रीज कर देता है। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं और सन इनकी क्लास की प्रेसिडेंट होती है। इनका टीचर अब क्लासरूम में आकर इन्हें टेस्ट के रिजल्ट बताता है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर सन ने अचीव किए थे और सबसे ज्यादा बेकार नंबर बोक्सो और उसके फ्रेंड ली के आए थे। यहाँ इनके टीचर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट का सिली स्टूडेंट के साथ एक ग्रुप बना देता है, ताकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट उन्हें गाइड कर सके। साथ ही साथ टीचर ये भी कहता है कि जो ग्रुप रिजल्ट लेकर आएगा उस ग्रुप को प्रैक्टिकल टेक्निक में बेस्ट असेसमेंट दी जाएगी। इससे अकॉर्डिंग सन अब बोक्सो के ग्रुप में आ जाती है, क्योंकि सन काफी इंटेलिजेंट थी और बोक्सो काफी नालायक। हालांकि मिंजी टीचर को कहती है कि मैं बोक्सो के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन टीचर उसे कह देता है कि तुम्हारे नंबर तो ऑलरेडी काफी कम है और अगर मैंने तुम्हें बोक्सो के ग्रुप में डाल दिया तो ये तो सुसाइड करने जैसा हो गया और यहाँ कोई लव स्टोरी नहीं चल रही है, इसलिए सन ही बोक्सो को गाइड करेगी। जिसके बाद सन बोक्सो के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे अपना स्टडी शेड्यूल दिखाओ, लेकिन बोक्सो को तो स्टडी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो कह देता है कि मेरे पास स्टडी के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए फिलहाल मैं बिजी हूँ। जब भी सन स्टडीज के लिए बोक्सो के पास जाती है तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना देता है। वो कभी क्लास में सो जाता है और कभी बास्केटबॉल में बिजी रहता है, पर क्योंकि सन को प्रैक्टिकल टेक्निक में अच्छी असेसमेंट लेनी थी इसलिए वो बोक्सो के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन वो तो उसके हाथ ही नहीं आ रहा था। अब सन बोक्सो से काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और फिर वो उसे किसी तरह स्कूल की छत पर ले जाकर उसे काफी रोमांटिकली बिहेव करती है, लेकिन फिर वो उसे डांटते हुए समझाती है कि मैं स्कूल की टॉप स्टूडेंट हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागूं। तुम इतने नालायक कैसे हो सकते हो और तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि पाइथागोरस कौन है। यहाँ वो उसे काफी खरी खोटी बातें सुनाती है और फाइनली बोक्सो के दिमाग में कुछ बातें घुस जाती हैं, इसीलिए सन अब उसे एक बुक देते हुए पढ़ाई करने को बोलती है और यहाँ से चली जाती है। रात को बोक्सो पढ़ाई कर रहा होता है, जिसे देखकर उसकी मदर तो शौक रह जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें आज क्या हो गया है, तुम अचानक से पढ़ाई क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है। पर इन्हें कौन बताए कि ये सब तो सन की बातों का असर है। अगले दिन बोक्सो अपना होमवर्क लेकर सन के पास जाता है तो सन उसे स्वीट सी स्माइल पास करती है, जो देखकर बोक्सो की तो हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है।
जिसके बाद सन स्कूल के रूफटॉप पर बैठकर बॉक्सो का होमवर्क चेक करती है और सोचने लगती है कि भगवान ने उसे कितना क्यूट बनाया है, लेकिन उसमें दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। इसी बीच सन की नजर 3 लड़कों पर जाती है जो कि एक चबी लड़के को बुली कर रहे थे। उसी वक्त बॉक्सो भी यहाँ पर आ जाता है और इन तीनों लड़कों की एक एक्शन हीरो की तरह पिटाई कर देता है, लेकिन इस लड़ाई में उसके पैर में मोच आ जाती है। इधर सन भी ये नज़ारा देख रही थी, तभी बॉक्सो भी उसे देख लेता है और वो उसके सामने अपने पैरों को नॉर्मल करते हुए इन तीनों को कहता है कि अब्राहम लिंकन मेरा आइडल है और मैं भी उसी की तरह वायलेंस के खिलाफ हूँ। क्या तुम तीनों जानते हो कि वो कौन था? अब क्योंकि ये तीनों भी उसी की तरह बेवकूफ़ थे, इसीलिए उनमें से एक कहता है कि हाँ वो एक इंडियन बंदा था। खैर आगे बॉक्सो इन तीनों को यहाँ से जाने देता है, लेकिन तभी टीचर पार्क यहाँ पर आ जाता है और वो बॉक्सो की पिटाई करने लगता है, जहाँ बॉक्सो टीचर को कहता है कि आप तो हमेशा लड़ाई खत्म हो जाने के बाद ही क्यों आते हो, आपको पहले ही आ जाना चाहिए। तभी टीचर उसे पूछता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है, लेकिन बॉक्सो टशन मारते हुए कहता है कि मिस्टर पार्क मेरा नाम बॉक्सो है, मुझे भला चोट कैसे लग सकती है। इस बात पर टीचर पार्क उसकी और ज्यादा पिटाई करता है। अगले दिन इन लोगों की पीई क्लास होती है, जिसमें इन ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को अपने पार्टनर की लेग के साथ अपनी लेग को अटैच करके एक रेस लगानी थी। अब क्योंकि बॉक्सो की पार्टनर तो सन थी, इसलिए वो उसे वार्न करती है कि अगर तुम्हारी वजह से मेरा स्कोर कम हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब रेस स्टार्ट होती है और सभी स्टूडेंट्स दौड़ने लगते हैं, लेकिन पैर में मोच के कारण बॉक्सो को काफी दर्द हो रहा था और कुछ दूर जाने पर ही वो अनबैलेंस होकर सन के साथ नीचे गिर जाता है। सन के लिए अभी सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो जाती है, लेकिन वो हारना नहीं चाहती थी, इसलिए वो एकदम से अपने लेग्स को फ्री करती है और बॉक्सो को अपनी पीठ पर कैरी करके फिनिशिंग लाइन तक दौड़ने लगती है। इधर सभी स्टूडेंट्स उसे देखकर रेस लगाना ही भूल जाते हैं, इसलिए सन फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करके रेस की विनर बन जाती है। फिर हम बॉक्सो और सन को स्कूल के हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ बॉक्सो को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि सन ने उसे पिगी बैक राइड दी। वो उसे बोलता है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हारी वजह से मुझे स्कूल में एम्बैरेस होना पड़ा, लेकिन सन उसे बोलती है कि चुप करो, सबसे बड़े पागल तो तुम ही हो, क्योंकि तुम्हें तो मुझे फर्स्ट पोजीशन दिलाने के लिए थैंक्स बोलना चाहिए। खैर अब वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो बॉक्सो को अप्रिशिएट करते हुए कहती है कि तुम कल फाइट के दौरान काफी इम्प्रेसिव लग रहे थे और हाँ अब्राहम लिंकन इंडियन नहीं था। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है, जो सुनते ही बॉक्सो के लिए तो मानो टाइम ही स्टॉप हो जाता है और फिर वो विंडो से सन को खेलते हुए देखने लगता है। अगले दिन बॉक्सो सन से मिलता है और उसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट करोगी, लेकिन सन कह देती है कि मैं स्टूपिड लड़कों को डेट नहीं करती। बॉक्सो बोलता है कि अरे मैं इंटेलिजेंट बनने की कोशिश तो कर रहा हूँ और मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। सन कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है, इसलिए वो वापस मुड़ती है और उसे कहती है कि अगर तुम अच्छे ग्रेड्स लेकर आओगे तो मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। ये सुनते ही बॉक्सो काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। इसके बाद वो बेचारा दिन रात पढ़ाई करता है। उसे इतना ज्यादा मेहनत करते हुए देखकर सभी कंफ्यूज थे। सन भी उसका होमवर्क वगैरह देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो काफी जल्दी प्रोग्रेस कर रहा था। जिसके बाद सन भी उसकी पढ़ाई में काफी अच्छे से हेल्प करती है और रात को बॉक्सो उसे अपनी फैमिली रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ सन काफी ज्यादा नूडल्स खाती है और बॉक्सो बेचारा तो उसे देखे ही जा रहा था। इधर बॉक्सो की फैमिली भी इन दोनों को देख रही थी। तभी बॉक्सो का नेफ्यू कहता है कि मेरे अंकल तो अब बड़े हो गए हैं, देखो वो एक लड़की के साथ यहाँ पर आए हैं। अगले दिन इनका टेस्ट होता है और टेस्ट में भी बॉक्सो सन को ही देखे जा रहा था। फिर बाद में वो अपना रिजल्ट दिखाने के लिए सन से मिलने रूफटॉप पर जाता है, लेकिन वो देखता है कि सन टेबल पर ही सोई हुई थी और वो काफी क्यूट लग रही थी। बॉक्सो दूर से उसके फेस को कवर कर देता है ताकि उसे धूप ना लगे, लेकिन तभी सन जाग जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं। रात को दोनों एक काफी ब्यूटीफुल सी जगह पर जाते हैं, जहाँ जाकर दोनों व्यू देखते हुए बातें कर रहे थे। इसी बीच सन बॉक्सो से आज टेस्ट का रिजल्ट मांगती है, जो सुनकर बॉक्सो ऐसे रिएक्ट करता है कि मानो उसने टेस्ट में कुछ किया ही ना हो, लेकिन फिर वो उसे अपना रिजल्ट दिखाकर सरप्राइज दे देता है क्योंकि इस बार उसने 50 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर किए थे। फिर वो उसे ये पूछता है कि तुम्हारी लाइफ का क्या ड्रीम है, जिस पर सन बोलती है कि मैंने तो अभी इस बारे में नहीं सोचा। बॉक्सो बोलता है कि मेरे अकॉर्डिंग तुम एक टीचर बन जाओ क्योंकि टीचिंग तुम्हारे लिए बेस्ट प्रोफेशन रहेगा। साथ ही साथ वो ये भी कह देता है कि मेरा लाइफ ड्रीम तो सिर्फ तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना है। और यहाँ से अब स्टोरी सीधा प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ मिन नाम का एक स्टूडेंट सन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आ जाता है। दरअसल मिन को डर था कि उसके खराब रिजल्ट्स की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और वो सन से इस बारे में एडवाइस लेने के लिए आया होता है।
सन उसे एडवाइस दे ही रही होती है, लेकिन तभी स्कूल की कैंटीन का ओनर उसके ऑफिस में आ जाता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने 3 महीने से कैंटीन का बिल पे नहीं किया है, इसलिए तुम्हें भी हेड ऑफिस में बुलाया गया है। इस सब से हमें पता चलता है कि सन फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रही है। यहाँ वो काफी एम्बैरस हो चुकी थी, इसलिए वो सन को बाद में आने का बोलकर वहाँ से भेज देती है। जिसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से आए हुए एक किम नाम की पर्सन से मिलती है, जो कि खुद को चेयरमैन बताता है। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें परमानेंट करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें $50,000 रिश्वत देनी पड़ेगी। साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि किम ने ही पहले कई सारे टीचर्स को ऐसे ही परमानेंट करवाया है। पर ब्राइब का नाम सुनते ही उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे कहती है कि मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी, क्योंकि तुम ब्राइब लेकर टीचर्स को परमानेंट करते हो। किम उसे बोलता है कि ऐसा करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, परमानेंट होने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ यही एक अपॉर्चुनिटी है, इसलिए तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, वरना तुम्हारा ये एटीट्यूड किसी काम का नहीं रहेगा। सन भी इस बारे में सोचने लगती है, जिसके बाद वो अपने घर जाकर अपनी ग्रैंड माँ से मिलती है और कबोर्ड को ओपन करके उसमें से अपनी बैंक पासबुक निकालती है। ये सीन अब यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन सन काफी खुश होते हुए स्कूल के हेड ऑफिस में आती है, लेकिन यहाँ आते ही उसे पता चलता है कि किम तो काफी स्टूडेंट्स के साथ स्कैम करके फरार हो गया है। ये सुनते ही वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, यानी कि उसने भी उसे पैसे दे दिए थे। अब वो उसे काफी कॉल्स करती है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। इसी बीच हम उस मिन नाम के स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि रास्ते में सन को कहता है कि मैं आज मरना चाहता हूँ, लेकिन सन उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो तो खुद भी काफी बड़े शौक में थी। आगे हमें पता चलता है कि इनके स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जिसमें टॉप रैंक वाले स्टूडेंट को काफी अच्छी फैसिलिटी और लग्जरी स्टडी रूम दिए जाते हैं और उन्हें जीएसटी बुलाया जाता है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स की रैंक कम होती है उन्हें कोई फैसिलिटीज नहीं दी जाती और ना ही उनकी सुनवाई वगैरह की जाती है। मेन भी अब इस डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो चुका था, क्योंकि पहले उसकी रैंक अच्छी थी, लेकिन अब उसके ग्रेड्स कम हो गए थे, इसलिए उसे डर था कि उसे जीएसटी से निकाल दिया जाएगा और वो इस चीज से काफी डिप्रेशन में चला गया था। इसलिए वो स्कूल को एक्सपोज करने के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर देता है और खुद कहीं पर गायब हो जाता है। अब स्कूल के बारे में हर किसी को पता चल जाता है और मिन की मॉम उसके बेटे के डिप्रेशन को लेकर स्कूल के स्टाफ को ब्लेम करती है। दूसरी तरफ सन मिन के लिए काफी परेशान हो जाती है और वो उसे कई जगह पर ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए वो थक हार कर वापस से ऑफिस में आ जाती है। तभी उसके पास मिन का मैसेज आता है, जो उसे कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ और मैं अभी मरने वाला हूँ। जिसके रिप्लाई में सन कहती है कि मैं भी मरना चाहती हूँ, इसलिए मुझे अपनी लोकेशन बताओ, फिर हम दोनों साथ में मरेंगे। मिन उसे अपनी लोकेशन बता देता है और सन फटाफट से उसके पास पहुंच जाती है, जो कि ब्रिज पर खड़ा हुआ था। सन उससे पूछती है कि क्या तुम सच में यहाँ पर अकेले आए हो? तो किम बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पर अकेले आया हूँ और अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। सन बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर मरने आए हो तो इसीलिए मर जाओ, वैसे भी तुम कर ही क्या सकते हो। ये सुनते ही मिन शॉक हो जाता है, क्योंकि वो तो उसे रोकने की बजाय मरने का बोल रही थी। वहीं हम बॉक्सो को देखते हैं, जो कि काम में लगा हुआ था और वो इसी ब्रिज के पास एक लेडी को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बता रहा होता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे ब्रेकअप करना चाहता है। खैर आगे सन मिन को बताती है कि पानी में जंप करने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या होगा और उसे मरने से पहले कितनी तकलीफ होगी, जो चीज वो उसे काफी अच्छे से समझाती है, जिससे मिन बेचारा काफी डर जाता है और वो आत्महत्या करने का आइडिया ड्रॉप कर देता है। पर उसे थोड़ा और डराने के लिए सन भी ब्रिज की बाउंड्री पर चढ़ जाती है और उसे ऐसा करता हुआ देखकर मिन रोते हुए रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैं अब आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोचूंगा, इसलिए प्लीज तुम भी नीचे आ जाओ। सन बाउंड्री पर बैठ जाती है और उसे समझाने लगती है कि यहाँ की बजाय तुम अब्रॉड में जाकर स्टडी करो। इसी बीच सन के फोन पर किसी का कॉल आता है, जो कि बाउंड्री पर ही रखा हुआ था और वाइब्रेट होने की वजह से वो पानी में गिरने वाला था, लेकिन सन उसे पकड़ लेती है। पर वो खुद ये भूल जाती है कि वो भी बाउंड्री पर बैठी हुई है और इससे पहले कि वो फोन के साथ साथ पानी में नीचे गिरती, मिन उसका हाथ पकड़ लेता है। मिन उसे बोलता है कि तुम अपना फोन नीचे छोड़कर बाउंड्री को पकड़ लो, लेकिन सन अपना फोन नहीं छोड़ती और कुछ देर लटकने के बाद ये दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। इधर वो लड़की बॉक्सो को गुस्से में थप्पड़ मारकर चली जाती है, क्योंकि बॉक्सो उसके लिए उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप मैसेज लेकर आया था। तभी इन दोनों की नजर सन और मिन पर पड़ती है, जो कि पानी में झटपटा रहे थे। ये देखकर ये लड़की बॉक्सो को उन्हें बचाने को बोलती है, लेकिन बॉक्सो कहता है कि मैं फ्री में कोई काम नहीं करता, इसलिए ये लड़की उसे $500 देने का ऑफर करती है, जो सुनते ही बॉक्सो फटाफट उन्हें बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है।
जहाँ मिन को तो थोड़ा बहुत तैरना आता था, इसीलिए वो खुद को संभाल लेता है, लेकिन सन को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो पानी में काफी डीप चली जाती है। पर तभी बॉक्सो उस तक पहुंचकर उसे पकड़ लेता है और उसे पानी से बाहर लेकर आ जाता है। फिर वो उस लड़की से जाकर अपने पैसे मांगता है। इसी बीच मिन भी पानी से निकलकर भागते हुए सन के पास आता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। जो देखकर बॉक्सो सन के पास वापस आता है और जैसे ही वो उसका फेस देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सन तो उसकी फर्स्ट लव थी। उसी वक्त रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर पहुँच जाती है, जो कि सन को हॉस्पिटल लेकर जाती है। बॉक्सो भी सन को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुँच जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात मिन से होती है, जो उसे बताता है कि सन एक टीचर है। बॉक्सो उससे पूछता है कि सन आखिर मरना क्यों चाहती थी, तो मिन बताता है कि असल में मैं मरना चाहता था, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करी थी, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड हो गई। पर मुझे सन के बारे में नहीं पता कि वो क्यों मरना चाहती थी। खैर मैंने अब उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलता है, तो बॉक्सो उससे अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहता है कि अगली बार मुझे प्रॉपर्ली थैंक्स बोलना। तभी मीडिया वाले यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इन दोनों से सवाल जवाब करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही बॉक्सो अपना फेस इनकी तरफ करता है तो सारे फीमेल रिपोर्टर्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सच में बहुत हैंडसम था। अब जब सन को होश आने लगता है तो वो अपने सामने बॉक्सो को खड़ा हुआ देखती है, लेकिन जब उसे प्रॉपर होश आ जाता है तो वो देखती है कि उसके सामने बॉक्सो नहीं बल्कि मिन था। ये दोनों अब एक दूसरे को जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं और मिन यहाँ पर सन को बॉक्सो के बारे में बताता है। तभी उसकी फैमिली भी यहाँ पर पहुँच जाती है, जिसके बाद सन वॉशरूम की ओर जाकर अपने फ़ोन को सुखाती है और फिर दोबारा किम के पास कॉल लगाने लगती है, लेकिन उसका फ़ोन अभी तक बंद था। ये देखकर सन को काफ़ी गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसे एक वॉइस मैसेज भेजती है, जिसमें अपनी पूरी भड़ास निकालते हुए उसे काफ़ी कुछ सुना देती है कि तुम्हें नहीं पता कि वो पैसे मैंने कितने मुश्किल से सेव किए हुए थे, जो कि मेरी फादर की डेथ इंश्योरेंस के थे। अब मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ कर ही रहूँगी और देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। इधर हम बॉक्सो को देखते हैं, जो कि बाहर खड़ा हुआ उसकी सारी बातें सुन रहा था। सना वापस से अपने रूम की ओर जाने लगती है तो रास्ते में उसे एक फैमिली दिखती है, जो कि खाना खा रहे थे। अब क्योंकि सन को भी भूख लग रही थी तो वो इनके पास जाकर इन्हें कहती है कि मैं रिसेंटली मरने ही वाली थी, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से बच गई, इसलिए क्या तुम मेरी लाइफ को विश करने के लिए मुझे एक ड्रम स्टिक दे सकते हो। और उसे यहाँ पर ड्रम स्टिक मिल जाती है। फिर उसे न्यूज़ से पता चलता है कि उसकी जान असल में बॉक्सो ने बचाई थी। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसे अपने पास के फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं, पर फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है कि अब पास्ट को याद करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ बॉक्सो भी सन के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था, लेकिन फिर वो भी खुद को कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन हम सीहो नाम के एक पर्सन को देखते हैं, जो कि अभी अभी कोरिया में आया था। तभी वो एयरपोर्ट पर वही रिवर वाली न्यूज़ को देखता है, जिसमें वो बॉक्सो को देखकर हंसते हुए कहता है कि बॉक्सो तो अभी भी काफ़ी नोजी है। वहीं सना वापस से अपने स्कूल में आ जाती है, जहाँ सभी स्टूडेंट्स उसे काफ़ी अच्छे से वेलकम करते हैं। मिन भी अपनी क्लास अटेंड करने के लिए स्कूल में पहुँच जाता है, लेकिन उसके साथी उसे देखकर खुश नहीं थे और जब वो अपनी सीट पर जाकर बैठता है तो उसी के पास बैठा हुआ एक लड़का उसे क्रिटिसाइज करने लगता है और उसे लूजर बोलता है। असल में मिन की पोस्ट के बाद स्कूल की इमेज काफ़ी गिर गई थी और उसे बंद करने की मांग को लेकर लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस कारण से स्कूल की होस्ट जंग इस बात से काफ़ी परेशान हो जाती है और वो अपने असिस्टेंट को कोई सोल्यूशन निकालने को बोलती है। आगे हम वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कि सारे टीचर्स पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में एनोनिमस लेटर भेज दिया था। उसी वक्त सन भी वहाँ पर आ जाती है और प्रिंसिपल उस पर भी चिल्लाने लगता है, लेकिन इस बार सन काफ़ी एटीट्यूड से उसकी बातों का जवाब देती है और यहाँ मौजूद सभी टीचर्स उसे देखते ही रह जाते हैं। इतना ही नहीं, वो तो अपने सीनियर्स को भी सुनाने लगती है, जो कि उसके जूनियर होने का फ़ायदा उठाकर उससे एक्स्ट्रा काम करवाते थे। और उसकी बातें सुनकर ये सभी टीचर सोचते हैं कि शायद पानी में गिरने की वजह से सन को ब्रेन इंजरी हुई है। फिर सन बाहर आकर सोचती है कि आज लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बातें सुना दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और क्या होगा अगर इन लोगों ने मुझे स्कूल से निकाल दिया तो। दूसरी ओर बॉक्सो को द ब्रेव सिटीजन अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि उसने अपनी जान पर खेलकर उन दोनों को बचा लिया था और अब वो पूरे कोरिया में फेमस हो चुका था। अब हम फिर से जांग को देखते हैं, जो कि न्यूज़पेपर में बॉक्सो की अवार्ड वाली फोटो देख रही होती है। तभी सीहो यहाँ पर आता है और हमें पता चलता है कि सीहो जांग का बेटा है। ये सभी बॉक्सो को अच्छे से जानते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि स्कूल टाइम में बॉक्सो के साथ कोई इंसिडेंट हुआ था, जिस कारण से बॉक्सो को स्कूल से निकाल दिया गया।
इसीलिए अब सीहो अपनी मॉम को आइडिया देता है कि हम अपने स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए बॉक्सो को वापस से स्कूल में एडमिट करेंगे, क्योंकि अब वो एक नेशनल हीरो है। दूसरी तरफ बॉक्सो की मॉम अपने रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोगों को दिखा रही होती है कि मेरे बेटे ने द ब्रेव सिटीजन अवार्ड जीता है। तभी बॉक्सो भी यहाँ पर आ जाता है और सभी उसका काफी अच्छे से वेलकम करते हैं। इसी बीच बॉक्सो के टीचर पार्क भी उससे मिलने के लिए आते हैं, जो कि बातों ही बातों में उसे कह देते हैं कि तुम्हें अपने पास्ट को भुलाकर एक बार सन से मिल लेना चाहिए। यानी कि पास्ट में बॉक्सो और सन के बीच में कुछ हुआ था, लेकिन बॉक्सो उनकी बातों से एग्री नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। घर आकर बॉक्सो एक अवार्ड को देता है और कहानियाँ फिर से फ्लैशबैक में जाती हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि टीचर पार्क ने जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट और स्ट्रेली स्टूडेंट का ग्रुप बनाया था, उसमें बॉक्सो और सन टॉप पर थे और उनके ग्रुप ने काफी अच्छे ग्रेड्स अचीव किए थे। बॉक्सो की इस अचीवमेंट को देखते हुए सन उसे यू कैन डू इट अवार्ड देती है, लेकिन बॉक्सो को तो कुछ और चाहिए था और सन को पता था कि उसे क्या चाहिए, इसलिए वो उसे किस कर देती है, जिसके बाद बॉक्सो तो पूरा पागल ही हो जाता है और वो पूरा दिन क्लासरूम में बस सन को ही देखता रहता है। स्टोरी अब वापस से प्रेजेंट में आती है और हम सन को देखते हैं, जो कि किसी तरह किम के घर तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर उसकी बेटी के अलावा कोई भी नहीं था। सन उसे पूछती है कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं, तो वो बताती है कि डैड तो लोगों के साथ स्कैम करके फरार हो गए, जो सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है और फिर वो उसे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर अकेली रहती हो, लेकिन वो छोटी बच्ची उसे इस बारे में कुछ नहीं बताती, इसीलिए सन यहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बॉक्सो भी किम को ढूंढने का डिसाइड करता है, लेकिन उसका फ्रेंड लियो से कहता है कि तुम्हें सन की हेल्प नहीं करनी चाहिए और क्या तुम्हें याद नहीं कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। तभी टीचर पार्क इनके पास आता है और वो बॉक्सो को वापस से स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कहता है, जिस पर बॉक्सो कहता है कि मैं भला अब स्कूल में जाकर क्या ही करूँगा। इसी बीच बॉक्सो की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है, जिसने टीचर की ये सारी बातें सुन ली थी। वो टीचर पार्क से पूछती है कि तुम बॉक्सो को वापस से स्कूल में क्यों बुला रहे हो, तो टीचर बताता है कि बॉक्सो ने रिसेंटली एक स्टूडेंट की जान बचाई और हमारा स्कूल उसे स्टडी करने का एक चांस दे रहा है। लेकिन बॉक्सो की मदर इस बात से एग्री नहीं करती और उसे कह देती है कि बॉक्सो अब स्कूल में नहीं जाएगा। अब टीचर पार्क यहाँ से जाकर वाइस प्रिंसिपल को इस बारे में बता देता है, तो वो उस पर काफी प्रेशर डालता है कि तुम कुछ भी करके बॉक्सो को स्कूल में लेकर आओ, वरना चेयरमैन काफी गुस्सा होंगी। जो सारी बातें सन भी सुन लेती है और वो सोचती है कि आखिर ये लोग बॉक्सो को वापस स्कूल में क्यों लाना चाहते हैं। अगले सीन में बॉक्सो अपनी रेस्टोरेंट की ओर से एक एड्रेस पर डिलीवरी देने के लिए जाता है, जहाँ उसे सीहू मिलता है। दरअसल सीहू ने जानबूझकर बॉक्सो के रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया था ताकि वो बॉक्सो से मिल सके। सीहू को देखकर बॉक्सो काफी सरप्राइज हो जाता है, जहाँ वो उसे स्कूल में आने के लिए कहता है और इसके बदले वो उसे पैसे भी ऑफर करता है। तो बॉक्सो कहता है कि मैं भला स्कूल में वापस क्यों आऊँ। सीहू कहता है कि तुम्हें स्कूल छोड़कर काफी बुरा लगा था, है ना। ये सुनते ही बॉक्सो को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़कर कहता है कि वो सब तुम्हारी गलती थी और तुम मरने का नाटक करके अच्छे से जी रहे थे। मैं तो इतना बड़ा इडियट था कि मैंने तुम्हें माफ करने की कोशिश की। इसी बीच सीईओ से बताता है कि मैं जल्दी ही स्कूल का चेयरमैन बनने वाला हूँ, लेकिन बॉक्सो उसकी एक नहीं सुनता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी लियो उसके पास कॉल करके उसे किम के बारे में बताता है और फाइनली बॉक्सो को किम मिल जाता है, जो कि बॉक्सो को देखकर दौड़ते दौड़ते एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है और बाउंड्री पर खड़ा हो जाता है। बॉक्सो भी उसके पीछे पीछे यहाँ पर आ चुका था और तभी उसे अपने पास के फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं, जिन्हें देखकर हमें पता चलता है कि स्कूल टाइम में बॉक्सो और सेहू के बीच सन को लेकर लड़ाई हो गई थी और उस टाइम सेहू भी इसी तरह स्कूल बाउंड्री पर चढ़ा हुआ था, लेकिन वो गलती से नीचे गिर गया। इधर सन ने भी ये सब होते हुए देख लिया था और सभी लोगों को ये लगा था कि बॉक्सो ने जानबूझकर सेहू को छत से नीचे गिराया है। हालांकि सेहू बच गया था, लेकिन बॉक्सो को फंसाने के लिए सेहू ने फॉल्स टेस्टिमोनी दी थी कि उसे छत से बॉक्सो ने ही गिराया है। इसीलिए बाकी लोगों की तरह सन ने भी मान लिया था कि बॉक्सो ने ही सेहू के नीचे गिराया है। इतना ही नहीं, सन ने भी खुद उसके लिए टेस्टिमोनी की थी और एट द एंड पुलिस बॉक्सो को पकड़कर ले गई थी। बॉक्सो अब ये सब सोच ही रहा था कि इस चीज का फायदा उठाकर किम वहाँ से निकल जाता है, लेकिन अब बॉक्सो उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। वो उसे दोबारा पकड़ लेता है और उसकी अच्छे से पिटाई करता है। रात में जब सन एक बार फिर से किम को चेक करने के लिए उसके घर आती है, तो किम उसे रास्ते में ही मिल जाता है, जो कि अपने घुटनों पर बैठकर उसे सॉरी बोलता है, जिसे अचानक से देखकर सन तो काफी सरप्राइज हो जाती है और फिर वो उसे पकड़कर कहती है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। किम बोलता है कि पैसे तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो पैसे मैंने खर्च कर दिए और अगर तुम मुझे पुलिस के हवाले करोगी तो उल्टा तुम्हारी ये रेपुटेशन खराब हो जाएगी और स्कूल में ये पता चल जाएगा कि तुम ब्राइब देकर परमानेंट होने की कोशिश कर रही हो, तो वो तुम्हें स्कूल से भी बाहर निकाल देंगे।
सन अब उससे पूछते हैं कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। तो वो बताता है कि एक हैंडसम सा लड़का मुझे यहाँ पर लेकर आया था और उसी ने मेरी पिटाई भी की। अब क्योंकि किम के पास पैसे तो नहीं थे, इसलिए वो सन को सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाता है और सन बेचारी तो यही सोचती रह जाती है कि आखिर ये हैंडसम सा लड़का कौन है। खैर आगे वो यहाँ से जा रही होती है तो रास्ते में ही उसकी नज़र बॉक्सों पर पड़ती है, जो कि उसे देखकर छुपने की कोशिश करता है। सन उसे देखकर बोलती है कि मुझे पता है कि ये सब तुमने ही किया है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसके लिए तुम्हें थैंक्स बोलूंगी। जो सुनकर बॉक्सो को काफी गुस्सा आ जाता है और फिर इन दोनों के बीच काफी बहस होती है। इसी बीच सन उसे बता देती है कि स्कूल वाले सिर्फ अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए तुम्हें वापस बुला रहे हैं क्योंकि तुम काफी फेमस हो गए हो, लेकिन ज्यादा एटीट्यूड में मत रहना और स्कूल में वापस कभी मत आना। जिस पर बॉक्सो कहता है कि मैं तो स्कूल की शक्ल भी नहीं देखना चाहता क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे जैसे टीचर रहते हैं। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन सन किम की शिकायत करने के लिए स्कूल के चेयरमैन के ऑफिस में जाती है, लेकिन वहाँ वो सेहो को देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों कॉफी पीने के लिए आते हैं और हमें पता चलता है कि सेहू सन और बॉक्सो के बीच लव ट्रायंगल था। यहाँ सेहू सन को ऑफर देता है कि अगर तुम बॉक्सो को किसी तरह से स्कूल में ले आओ तो मैं तुम्हें स्कूल में परमानेंट कर दूंगा। वहीं हम बॉक्सो को देखते हैं जो कि इसी रेस्टोरेंट में एक लड़की का बॉयफ्रेंड बनने का ड्रामा कर रहा था और उसने उन दोनों की बातों को सुन लिया था। ये पता लगने पर बॉक्सो को काफी बुरा फील होता है और वो सोचता है कि आखिर ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं। मैं तो पास्ट का सब कुछ भुलाकर शांति से अपनी लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन ये लोग तो मुझे एक विक्टिम की तरह यूज करना चाहते हैं। इसी बीच बॉक्सो को न्यूज से ये भी पता चलता है कि सेहू स्कूल का न्यू चेयरमैन बन गया है, जो देखकर बॉक्सो को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि मैं अब उन लोगों को अपनी लाइफ से खेलने नहीं दूंगा, बल्कि अब मैं अच्छे के लिए उनकी लाइफ से खेलूंगा। अगले दिन सन अपने ऑफिस में जब विंडो से बाहर देखती है तो बॉक्सो स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए स्कूल में आ रहा था, यानी कि उसने स्कूल में एडमिशन ले लिया था। जो देखकर सन के तो होश उड़ जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।